Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to discuss some most important previous year source based questions from your first book of class 12 history book which is Themes in Indian History Part 1. So जैसे कि आप सबको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के लेटेस्ट पैटर्न के बारे में पता ही होगा, सो आपके क्वेश्चन पेपर के सेक्शन डी में आप लोगों से 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सो अगर आप अपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, सो एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ आप लोगों को सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। सो टोटल आपके फर्स्ट बुक में 4 चैप्टर्स है। चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास एंड चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इन चारों ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं एंड बाकी के 2 बुक्स के 4 चैप्टर्स को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड विद दिस, अगर आपको इन चारों ही चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना है या फिर इन चारों ही चैप्टर्स के वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना है फॉर योर रिविजन पर्पस, देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चारों ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ वंस चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप लोग ये जानो कि आखिर ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है। क्लास 12 हिस्ट्री बुक के हर एक चैप्टर में आप लोगों को कुछ सोर्स बॉक्सेस मिलेगा जो कि कलरफुल बॉक्सेस होते हैं। उन सारी बॉक्सेस में से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है। उन्हीं सारे पैसेजेस को सेम टू सेम आपके क्वेश्चन पेपर में प्रिंट किया जाएगा एंड उन सारे पैसेजेस से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा। बट कई बार हमें यह भी देखने को मिलता है कि क्वेश्चंस को डायरेक्टली पैसेज से नहीं पूछा जाता है, बल्कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है। एंड कई बार तो हमें यह भी देखने को मिला है कि क्वेश्चंस चैप्टर से पूछा जाता है बट पैसेज आप लोगों का दिया हुआ रहता है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसेज के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। आप लोगों को क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। अगर आपको उन सारे क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली पैसेज में से मिलता है, आप उसी को कॉपी कर सकते हो। एंड अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पैसेज में नहीं मिलता है, उस टाइम में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अपने वर्ड्स में उस आंसर को प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर चैप्टर में आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ा है देन आप उसको भी अपने आंसर के फॉर्म में लिख सकते हो। इस तरीके से आपको अपने सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है। एंड एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है, तभी आप उस चैप्टर में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको भी आप आंसर के फॉर्म में लिख सकते हो। प्लीज़ हर एक सोर्स बॉक्स को आप लोग ज़रूर रीड कर लीजिएगा एंड आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग हर एक चैप्टर के हर एक पैसेज को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर में जो भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं सारे पैसेजेस को, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अपने लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक करते हो, देन यू विल फाइंड कि हर साल डिफरेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है। हर साल अलग अलग पैसेजेस में से क्वेश्चंस पूछा गया है। बहुत कम ही ऐसे पैसेजेस है जिसको रिपीट किया गया है। दैट्स वाई आई एम रिक्वेस्टिंग कि आपको हर एक पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नाउ विदाउट फर्दर डिले अब हम लोग इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हमारे क्लास 12 हिस्ट्री बुक के फर्स्ट चैप्टर का नेम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला सोर्स बेस्ड पैसेज का टाइटल है हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, यानी कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके से आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये पैसेज आपको अपने फर्स्ट चैप्टर के सोर्स बॉक्स 1 में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद हम लोग इस पैसेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेजल्स फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। फूड का जो प्रोसेसिंग होता है उसके लिए कुछ सामानों का जरूरत पड़ता है, जैसे कि एक ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि एक ऐसा सामान जिसपे आप फूड को ग्राइंड कर सकते हो, फूड को पीस सकते हो। एंड दूसरा है कुछ वेजल्स, यानी कि कुछ ऐसे कंटेनर जिसमें आप फूड को अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हो, उसको ब्लेंड कर सकते हो और उसको कुक कर सकते हो। दिस वेर मेड ऑफ स्टोन, मेटल एंड टेराकोटा। ये जो इक्वायरमेंट्स या फिर ये जो वेजल्स है जिसमें फूड का प्रोसेसिंग होता है, ये स्टोन से बनाए जाते थे या फिर मेटल या फिर टेराकोटा के क्ले से बनाए जाते थे। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट्स ऑन एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो, द बेस्ट नोन हरप्पन साइट।
सो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सबसे बेस्ट नॉन हड़प्पन साइट है वो है मोहनजोदारो। सो जब आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा मोहनजोदारो में एक्सकेवेशन किया गया यानी कि खुदाई की गई, सो खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जिस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया था, सो उसी रिपोर्ट के बारे में हमें इस पैसेज में बता रखा है। सो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा मोहनजोदारो में उन्होंने जिस सैडल क्वेन को फाइंड आउट किया है, सो उसी सैडल क्वेन के बारे में हमें इस पैसेज में बता रखा है। सो सैडल क्वेन क्या होता है, सो आप पिक्चर में देख सकते हो। सो ये एक तरीके का ग्रेन ग्राइंडर होता है जहाँ पे ग्रेन्स को पीसा जाता है। सो अगर आप चाहो देन आप इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा गया है। सो अब हम लोग इस पैसेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एंड क्वेश्चंस के साथ साथ जब हम लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे, सो आंसर्स को जानने के बाद आपको कई हद तक ये पैसेज भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं हर एक पैसेज को डिटेल वे में एक्सप्लेन करने जाऊँ देन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सो इसी वजह से हर एक सोर्स बॉक्स के पैसेज को मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड जब हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे, सो उसके थ्रू ही आपको उस बॉक्स के बारे में, उस पैसेज के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट क्लासिफाई देयर फाइंड्स, यानी कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट अपने फाइंड्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सकेवेशन के दौरान जो भी ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है, सो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। So the answer of this question is archaeologists classify the findings according to their intended uses। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा अपने फाइंडिंग्स को यानी कि आर्टिफैक्ट्स को बेसिकली उनके यूजेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। किन सारे आर्टिफैक्ट्स का क्या यूजेस है, आखिर हड़प्पन पीपल उन सारे आर्टिफैक्ट्स का किन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे, सो इसके बेसिस पे ही आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है। दे फर्दर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स एम्प्लॉयड विथ इग्नेशियस रॉक और सैंडस्टोन जनरली डिस्प्लेइंग ट्रेसेस ऑफ हैवी यूज। एंड उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी आर्टिफैक्ट्स को किस मटेरियल से बनाया गया है, क्या आर्टिफैक्ट्स को इग्नेशियस रॉक से बनाया गया है या फिर सैंडस्टोन से बनाया गया है, सो इसके बेसिस पे भी आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं। सो जिस भी मटेरियल का अमाउंट उन्हें ज़्यादा देखने को मिलता है आर्टिफैक्ट्स में, जिस भी मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया है, सो जिस भी मटेरियल का आर्कियोलॉजिस्ट को ज़्यादा ट्रेसेस, ज़्यादा सबूत देखने को मिलते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग भी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा आर्टिफैक्ट्स को क्लासीफाई किया जाता है। सो सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी आर्टिफैक्ट के यूजेस के बेसिस पर उसको क्लासीफाई करते हैं। एंड सेकेंड, आखिर वो आर्टिफैक्ट किस मटेरियल से बनाया गया है, सो उसके अकॉर्डिंग आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा आर्टिफैक्ट्स को क्लासीफाई किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने पैसेज में नहीं मिलेगा, बट अगर आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर के 11 टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, खासकर टॉपिक नंबर 11.1 जिस टॉपिक का नाम है क्लासिफाइंग फाइंड्स, देन आप इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही इजीली लिख सकते हो। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। इवन सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो नाउ अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज प्रेजेंट डे एनालॉजीज टू अंडरस्टैंड एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। सो आखिर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा किस तरीके से एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को समझने के लिए एनालॉजीज किया जाता है। सो एनालॉजीज का मतलब होता है कंपैरिजन करना बिटवीन द टू थिंग्स। सो आखिर आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके से पुराने आर्टिफैक्ट्स को प्रेजेंट डे के सामानों के साथ कंपेयर करते हैं, एंड कंपैरिजन के द्वारा वो लोग किस तरीके से एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को समझते हैं। सो द आंसर इज आर्कियोलॉजिस्ट यूटिलाइज कंपैरिजन फ्रॉम मॉडर्न लाइफ टू कॉम्प्रीहेंड एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। सो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा आज के टाइम पीरियड में यानी कि प्रेजेंट डे का जो भी सामान है, सो उसको पुराने आर्टिफैक्ट्स के साथ कंपेयर किया जाता है उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। दे जज देम बेस्ड ऑन हाउ मच दे रिसेंबल कॉन्टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स लाइक pots, beads, coins, and stone swords, the environment in which it was found, such as a house, drain, burial, or a kiln, etc. सो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, किसी भी आर्टिफैक्ट्स का आखिर किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, सो इस चीज़ को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट आज के टाइम पीरियड के जो ऑब्जेक्ट्स है, सो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को पुराने आर्टिफैक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि पॉट्स, बीड्स, क्वेंस, स्टोन स्वर्ड्स। एंड साथ ही साथ वो उस इन्वायरमेंट को भी अच्छी तरीके से एग्जामिन करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में, जिस कंडीशन में आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। यानी कि वो ये देखते हैं कि हमें जो आर्टिफैक्ट मिला है, सो क्या वो आर्टिफैक्ट हमें किसी घर में मिला है, किसी ड्रेन में मिला है, किसी ब्यूरियल साइट में मिला है, या फिर किसी एक भट्टी में मिला है। सो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने के बाद ही आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के यूजेस को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ हैज अर्नेस्ट मैके डिस्क्राइब सैडल क्वेन इन हिज बुक। सो आखिर अर्नेस्ट मैके ने किस तरीके से अपने बुक में सैडल क्वेन को डिस्क्राइब किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने पैसेज में ही मिल जाएगा। So the answer of this question is saddle queens are plenty and appear to have been the only method of grinding grains according to Ernest Mackay who noted their use. सो Ernest Mackay के अकॉर्डिंग, जिन्होंने सैडल क्वेन के यूजेस को एग्जामिन किया है, सो उनके अकॉर्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफ़ी सारे सैडल क्वेंस थे,
एंड सैडल क्वेन इकलौता मेथड था फॉर ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स, यानी कि हड़प्पन पीपल ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए सैडल क्वेन का ही इस्तेमाल करते थे. द मेजोरिटी ऑफ द वेयर एंड टियर ऑन देम इज ड्यू टू देयर रफ कंस्ट्रक्शन फ्रॉम इग्निशियस रॉक और सैंडस्टोन. सो सैडल क्वेन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत डैमेज है सो वो उसके रफ कंस्ट्रक्शन की वजह से है. सो सैडल क्वेन को इग्निशियस रॉक या फिर सैंडस्टोन से ही बनाया जाता था. To keep them from wobbling, their bases were designed convex to set in the ground or dirt. सो ग्रेन ग्राइंडिंग के दौरान जो सैडल क्वेन है वो ज़्यादा हिले डुले नहीं बल्कि अपने पोजीशन में ही फिक्स रहे. सो इसी वजह से सैडल क्वेन के बेस को थोड़ा सा कन्वेक्स बनाया गया है ताकि वो ग्राउंड पे ही सेट रहे, यानी कि एक ही जगह पे फिक्स रहे. सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट होता है. सो ये आंसर आपको अपने पैसेज में मिल जाएगा. एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच एक्सपेक्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर डू दिस ग्राइंडिंग इक्वाइपमेंट हाईलाइट. सो ये जो ग्राइंडिंग इक्वाइपमेंट है दैट इज सैडल क्वेन, सो ये हड़प्पन कल्चर के किस एक्सपेक्ट को हाईलाइट करता है. सो द आंसर इज दे टेल अस अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ फूड इन द हड़प्पन कल्चर. सो इस ग्राइंडिंग इक्वाइपमेंट के द्वारा हमें हड़प्पन कल्चर यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के फूड प्रोसेसिंग के बारे में पता लगता है. द पीपल न्यू द आर्ट ऑफ ग्राइंडिंग एंड कुकिंग. सो इस सैडल क्वेन को देखने के बाद हमें ये पता लगता है कि हड़प्पन पीपल को ग्राइंडिंग एंड कुकिंग का जो आर्ट है, जो प्रोसेस है, सो इसके बारे में नॉलेज था. दे ऑल्सो न्यू अबाउट द हर्ब्स एंड स्पाइसेस. साथ ही साथ हड़प्पन पीपल को अलग अलग तरीके का हर्ब्स एंड स्पाइसेस का भी नॉलेज था. सो विद दिस हमारा पहला सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नाउ हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड पैसेज का टाइटल है द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड. सो इस पैसेज में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बता रखा है. सो बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये पैसेज लिखा हुआ है. सो आप बहुत ही आसानी से इस पैसेज को समझ सकते हो. हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एंड अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस हम लोग आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आपको ये पैसेज बहुत हद तक समझ में भी आ जाएगा. सो हमारा पहला क्वेश्चन है, enumerate one reason why Mackay state that it is certainly the most complete ancient system yet discovered. सो हमें एक ऐसे रीजन के बारे में बताना है जिस वजह से मैके के द्वारा ये कहा गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो ड्रेनेज सिस्टम था सो वो सबसे कंप्लीट एंशियंट सिस्टम था जो कि आज तक डिस्कवर किया गया है. सो द आंसर इज मैके हैज डिस्क्राइब्ड इट एज complete ancient system because of well planned, systematic and unique like its contemporary civilization, particularly the drainage system. क्लीनलीनेस पार्ट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड, यानी कि मैके के द्वारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम को मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम इसीलिए डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाया गया था, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बनाया गया था एंड ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूनिक सिस्टम था. साथ ही साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्वच्छता का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया था. सो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मैके के द्वारा ये कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the drains of which place are being described in this passage. So इस passage में किस जगह के drains को describe किया गया है? These drains are of Harappan culture. They have been found in the lower town. So इस passage में हड़प्पन civilization के drainage system को describe किया गया है and हड़प्पन civilization के lower town में हमें ऐसा drainage system देखने को मिलता है. Now the third question is describe the features of the domestic drainage system. So हमें इस drainage system के features को describe करना है. So इस question का भी आंसर आपको अपने passage में ही मिल जाएगा. So the answer is first feature, every house was connected with the street drain. So हड़प्पन civilization में जितने भी घर होते थे so हर एक घर street drain से ही connected होता था ताकि घर का जो waste water है वो directly street drain में ही flow करे. Second feature is the main channel were made of brick set in mortar and were covered with loose bricks that could be removed for cleaning. So street drain का जो main channel होता था so उसको brick से बनाया जाता था and उसमें mortar को भी set किया जाता था एंड साथ ही साथ उस ड्रेन को, उस मेन चैनल को लूज ब्रिक्स से कवर किया जाता था ताकि उन सारे ब्रिक्स को जब चाहे हटाकर उसमें क्लीनिंग भी कर सके. सो इससे ही हमें पता लगता है कि हड़प्पन पीपल स्वच्छता का कितना ज़्यादा ध्यान रखते थे. थर्ड फीचर है इन सम केसेस लाइमस्टोन वाज यूज्ड फॉर द कवर. सो किसी किसी केसेस में हमें ये भी देखने को मिला है कि ड्रेन्स को कवर करने के लिए लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता था. फोर्थ फीचर इज हाउस ड्रेन्स फर्स्ट एंटेड इनटू अ सम और सिस्पीड into which solid matter settle while waste water flowed out into the street drains. सो हर एक घर में जो हाउस ड्रेन होता था सो हाउस ड्रेन का जितना भी वेस्ट मटेरियल है सो उसको एक सम में इकट्ठा किया जाता था. सो सम का मतलब होता है कवर्ड होल और अ कंटेनर जहाँ पे वेस्ट मैटर को इकट्ठा करके रखा जाता है. सो ज़मीन के नीचे कुछ ऐसा एक सम बनाया जाता था. सो जितना भी घर का सॉलिड मैटर है सो सारी सॉलिड मैटर को एक सम में इकट्ठा किया जाता था एंड जो वेस्ट वाटर है सो वेस्ट वाटर जाके स्ट्रीट ड्रेन में फ्लो करता था. एंड हमारा फिफ्थ फीचर है very long drainage channels were provided at intervals with sumps for cleaning. सो जब भी लंबा लंबा ड्रेनेज चैनल होता था
सो एक रेगुलर इंटरवल में ऐसे सम्स को बनाया जाता था ताकि जो भी सॉलिड मैटर है वो इन सारे सम्स में इकट्ठा हो जाए एंड वाटर आसानी से फ्लो करे. सो दिस वेर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द डोमेस्टिक ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो इन सारी क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने पैसेज में ही मिल जाएगा. एंड इन सारे क्वेश्चन के अलावा कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में. सो चाहे जिस भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एंड फिर आप डेफिनेटली उन सारे क्वेश्चन के आंसर को दे सको. ना हमारा तीसरा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के पैसेज का टाइटल है एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन. सो इस पैसेज में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिसइंटीग्रेशन या फिर एंड के कुछ रीजंस के बारे में बता रखा है. सो इस पैसेज में टोटल 3 रिपोर्ट दिया गया है. सो पहला रिपोर्ट जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया है, दूसरा रिपोर्ट REM व्हीलर के द्वारा दिया गया है एंड तीसरा रिपोर्ट जॉर्ज डेल्स के द्वारा दिया गया है. सो इन तीनों ही आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना अपना ओपिनियन बताया है, अपना अपना रीजन बताया है जिस वजह से हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिसइंटीग्रेशन हो गया. सो बेसिकली मोहेंजोदारो में हमें एक ऐसा स्ट्रीट देखने को मिलता है जिसको डेड मैन लेन कहा जाता है. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि डेड मैन लेन हमें कौन से हड़प्पन साइट में देखने को मिलता है. सो बेसिकली मोहेंजोदारो में हमें डेड मैन लेन देखने को मिलता है. सो नाउ अब हम लोग इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. सो क्वेश्चंस को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब आपको ये पैसेज भी बहुत हद तक समझ में आ जाएगा. सो हमारा पहला क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस हैज इट बीन कॉल्ड द डेड मैन्स लेन. सो आखिर किस वजह से उस पर्टिकुलर स्ट्रीट को डेड मैन लेन कहा जाता है. सो देयर वाज अ नैरो स्ट्रीट. सो मोहेंजोदारो में हमें एक पतली सी गली देखने को मिलता है जो कि 3 से लेकर 6 फीट चौड़ा होगा. सो इट वाज कॉल्ड द डेड मैन्स लेन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेर डिस्कवर्ड इन इट. सो हमें उस गली में, उस स्ट्रीट में कुछ चीज़ें मिलती है जिस वजह से ही उस गली को डेड मैन्स लेन कहा जाता है. सो पहला है पार्ट ऑफ अ स्केल, दूसरा है द बोन्स ऑफ द थोरैक्स एंड तीसरा है अपर आर्म ऑफ एन एडल्ट. सो इन तीनों की डिस्कवरी की वजह से ही उस पर्टिकुलर स्ट्रीट को या फिर गली को डेड मैन्स लेन कहा जाता है. Second question is, what reasons have been given by REM Wheeler for the destruction of the Harappan culture? So REM Wheeler के द्वारा कौन से reasons को दिया गया है हड़प्पन कल्चर के डिस्ट्रक्शन या फिर डिसइंटीग्रेशन का. सो द आंसर इज, सो पहला रीजन उनके द्वारा ये दिया गया दैट द क्लाइमेटिक चेंज और द सोशल एंड इकोनॉमिक डेटोरिएशन माइट हैव वीकन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो उनके अकॉर्डिंग हो सकता है कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से या फिर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस या फिर डिक्लाइन होने की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा वीक हो. सेकेंड रीजन उनके द्वारा ये दिया गया दैट देयर माइट हैव बीन डिलिब्रेट एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन. सो हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन हुआ होगा जिस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिसइंटीग्रेशन हो गया. एंड तीसरा रीजन उनके द्वारा ये दिया गया दैट देयर माइट बी अ लार्ज स्केल मैसेकर ऑफ मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन. सो हो सकता है किसी रीजन की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहने वाले जितने भी मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन थे, सो उन सारे ही लोगों की मृत्यु हो गई. सो इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया. सो ये सारे ही रीजंस REM व्हीलर के द्वारा दिए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Who did he consider responsible for the large scale destruction in Mohenjo-daro and why? So REM व्हीलर के द्वारा किस व्यक्ति को कंसिडर किया गया है कि ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जो कि मोहेंजोदारो में हुआ है. एंड आखिर REM व्हीलर ने उसी व्यक्ति को क्यों कंसिडर किया है. So the answer is REM व्हीलर considered Indra, the Aryan war god, responsible for the large scale destruction in Mohenjo-daro. सो REM व्हीलर के द्वारा लॉर्ड इंदिरा को कंसिडर किया जाता है कि वही रिस्पॉन्सिबल थे मोहेंजोदारो में लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन के लिए. एंड इंदिरा को आर्यन वार गॉड भी माना जाता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा इंदिरा वॉज पुरंदरा दैट इज द फॉर डिस्ट्रॉयर. सो ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग इंदिरा को पुरंदरा कहा जाता है जिसका मतलब होता है फॉर डिस्ट्रॉयर. सो बेसिकली REM व्हीलर ने मोहेंजोदारो में उनको जो कुछ भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला था सो उसको वो ऋग्वेदा के साथ कोरिलेट कर रहे थे. ऋग्वेदा में जो भी इंदिरा के बारे में बता रखा है सो उसके साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे थे. सो इसी वजह से REM व्हीलर के द्वारा लॉर्ड इंदिरा को कंसिडर किया गया कि उनकी वजह से ही मोहेंजोदारो में ये लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ था. Now next question is question number 4. What arguments were advanced by George Dales in 1960 against Wheeler's theory of large scale destruction? सो व्हीलर ने अपना जो थ्योरी दिया था यानी कि अपना जो रीजन उन्होंने प्रोवाइड किया था मोहेंजोदारो के लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन के लिए सो इसके अगेंस्ट में जॉर्ज डेल्स के द्वारा कौन से आर्ग्यूमेंट्स को दिया गया. So the answer is, according to George Dales, the skeleton found at the site did not belong to that period. So George Dales के according उस साइट में REM व्हीलर को जो 16 पीपल के स्केलेटन मिले थे सो वो उस टाइम पीरियड से बिलोंग नहीं करते हैं. सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज देयर इज नो एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन. सो मोहेंजोदारो में या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन हुआ था सो इसका हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है. देयर आर नो साइन ऑफ एक्सटेंसिव बर्निंग. साथ ही साथ जॉर्ज डेल्स के द्वारा ये भी कहा गया
कि ऐसा भी हमारे पास कोई भी साइन नहीं है, एविडेंस नहीं है जिसके थ्रू हमें ये पता लगे कि मोहनजोदारो में बहुत ही ज़्यादा बर्निंग किया गया था, यानी कि मोहनजोदारो को पूरी तरीके से जला दिया गया था। फोर्थ आर्ग्यूमेंट इज नो वन हैज़ फाउंड बॉडीज ऑफ वॉरियर्स clad in armor and surrounded by weapons. सो कुछ स्कॉलर्स एंड आर्कोलॉजिस्ट का ये भी मानना था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर दूसरे किसी सिविलाइजेशन के लोगों ने अटैक किया था, बट एक्सकेवेशन के दौरान हमें ऐसे किसी भी वॉरियर का डेड बॉडी नहीं मिला है जो कि अपने आर्मर के साथ है, यानी कि जो कि अपने कवच के साथ है, जिसके हाथ में वेपन्स है। सो ना ही हमें ज़्यादा क्वांटिटीज में ऐसे वेपन्स का एविडेंस मिला है और ना ही हमें सुरक्षा कवच पहने किसी भी वॉरियर के डेड बॉडी का एविडेंस मिला है। The fort does not provide any evidence of the final defense. सो मोहनजोदारो में जो फोर्टिफिकेशन था, खासकर सिटिडल में जो फोर्टिफिकेशन था, सो फोर्टिफिकेशंस को देखकर भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि मोहनजोदारो के ऊपर अटैक किया गया था। सो जॉर्ज डल्स के द्वारा ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ही दिए गए थे। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर के सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो आपके फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 ही सोर्स बॉक्सेस थे, एंड ज़रूरी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा जाए, बट इसी टाइप से आप लोगों से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं 3 सोर्स बॉक्सेस के पैसेज से रिलेटेड। सो आपको इस तरीके से अपने सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। सो नाउ अब हम लोग अपने सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो द नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ योर क्लास 12 हिस्ट्री बुक इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। सो द टाइटल ऑफ अवर फर्स्ट पैसेज इज व्हाट द किंग्स ऑफिशियल्स डिड। सो इस पैसेज में हमें किंग के ऑफिशियल्स के बारे में बता रखा है कि आखिर किंग के ऑफिशियल्स कौन से कामों को करते थे, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन मेगास्थनीज के द्वारा दिया गया है। सो नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज मेगास्थनीज। सो आखिर मेगास्थनीज कौन थे। सो मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर थे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच एम्पायर इज मेगास्थनीज रेफरिंग टू। सो इस पैसेज में मेगास्थनीज कौन से एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। सो मेगास्थनीज इज रेफरिंग टू द मौर्यन एम्पायर। सो मौर्यन एम्पायर के बारे में मेगास्थनीज इस पैसेज में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सिमिलैरिटी डज मेगास्थनीज टेल अबाउट द ऑफिशियल्स ऑफ इजिप्ट एंड दिस एम्पायर। सो मेगास्थनीज के द्वारा इजिप्टियन एम्पायर एंड मौर्यन एम्पायर के ऑफिशियल्स के कौन से सिमिलैरिटीज के बारे में बताया गया है। So in both the places, a few officials looked after and superintended the rivers and measured the land. So दोनों ही एम्पायर में कुछ ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो कि रिवर्स की देखभाल करते हैं, रिवर्स को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं एंड लैंड को मेजर करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ स्टेट। सो मेगास्थनीज ने अपने अकाउंट में मौर्यन एम्पायर के ऑफिसर्स के कौन से ड्यूटीज के बारे में बताया है। सो द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, some superintended the rivers, measured lands and inspected the sluices by which water was let out from the main canal into their branches so that everyone would have an equal supply of it. So कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा रिवर्स को अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है, लैंड्स को मेजर किया जाता है, एंड स्लुइसेस जिसका मतलब होता है अ टाइप ऑफ गेट जिसको आप ओपन या फिर क्लोज करके वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। सो कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा इस गेट को भी इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि इस गेट के द्वारा मेन कैनल से जो वाटर फ्लो हो रहा है दूसरे ब्रांचेस में, सो वो अच्छी तरीके से फ्लो हो ताकि हर एक लोगों को इक्वल सप्लाई ऑफ वाटर मिल सके। Second duty is they had also charge of huntsmen entrusted with the power of rewarding or punishing them according to their desert. So इन्हीं सारे ऑफिशियल्स का ये भी ड्यूटी होता है कि वो अपने एम्पायर के हंट्समैन के ऊपर भी नजर रखे, साथ ही साथ उनके पास ये पावर भी होता है कि वो उन सारे लोगों को रिवॉर्ड प्रोवाइड करे या फिर उनको पनिश करे उनके काम के अकॉर्डिंग। Third duty is they collected the taxes and superintended the occupations connected with land as those of the woodcutters, the carpenters, the blacksmith and the miners. सो इन सारे ऑफिशियल्स का ये भी ड्यूटी होता है कि वो टैक्सेस को कलेक्ट करे, साथ ही साथ लैंड से रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशंस होते हैं, जो भी कामकाज होते हैं, सो उन सारे कामों के ऊपर भी नज़र रखना, सो ये भी ऑफिशियल्स का ड्यूटी होता है। एंड इसके अलावा एम्पायर में रहने वाले वुड कटर्स, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ एंड माइनर्स किस तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, सो इन सारे कामों को भी मैनेज करना, इन सारे कामों के ऊपर भी ध्यान रखना, सो ये भी ऑफिशियल्स का ड्यूटी होता है। सो इन सारी क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने पैसेज में ही मिल जाएगा। सो विद दिस हमारा पहला इंपॉर्टेंट पैसेज कंप्लीट होता है। नाउ अ सेकंड इंपॉर्टेंट पैसेज इज कैप्चरिंग एलिफेंट्स फॉर द आर्मी। सो इस पैसेज में हमें बता रखा है कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर के आर्मी के लिए फॉरेस्ट में से एलिफेंट्स को कैप्चर किया जाता था। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। सो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन आपके पैसेज से नहीं पूछा जाएगा, सो कुछ क्वेश्चन चैप्टर से भी पूछा जा सकता है, सो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन को करना है। सो अर्थशास्त्र के ऑथर कौन थे? सो द आंसर इज अर्थशास्त्र वाज कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य। सो कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, सो उनके द्वारा ही अर्थशास्त्र को कंपोज किया गया था। अब सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई वर द एलिफेंट्स कैप्चर्ड बाय द मौर्यन रूलर्स।
सो आखिर मौर्यन रूलर्स के द्वारा एलिफेंट्स को क्यों कैप्चर किया जाता था? सो द आंसर इज द एलिफेंट्स वर कैप्चर फॉर द आर्मी। सो मौर्यन एम्पायर के आर्मी के लिए एलिफेंट्स को कैप्चर किया जाता था। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वर द एलिफेंट्स कैप्चर्ड? सो आखिर एलिफेंट्स को किस तरीके से कैप्चर किया जाता था, किस तरीके से पकड़ा जाता था? सो द आंसर इज द एलिफेंट्स वर कैप्चर्ड बाय द फॉरेस्ट गार्ड। सो फॉरेस्ट में रहने वाले जो फॉरेस्ट गार्ड होते थे, सो उनके द्वारा ही मौर्यन एम्पायर के लिए एलिफेंट्स को कैप्चर किया जाता था। सो इन दिस टास्क द गार्ड्स टुक द हेल्प ऑफ दोज हु रियर्ड एंड नर्स एलिफेंट्स। सो इस टास्क को करने के लिए फॉरेस्ट गार्ड्स के द्वारा ऐसे लोगों का हेल्प लिया जाता था जो कि फॉरेस्ट में रहने वाले एलिफेंट्स का देखरेख करते थे, जो कि उनका देखभाल करते थे। देन सम पीपल enchained द लेग्स ऑफ एलिफेंट्स। सो एलिफेंट्स को कैप्चर करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा एलिफेंट्स के पैरों को चेन से बांधा जाता था। समटाइम्स द हेल्प ऑफ 4 और 5 फीमेल एलिफेंट्स वाज आल्सो टेकन। सो कभी कभार मेल एलिफेंट्स को पकड़ने के लिए फीमेल एलिफेंट्स का भी हेल्प लिया जाता था। दे ट्रेस द वेयर अबाउट्स ऑफ द एलिफेंट्स बाय फॉलोइंग द कोर्स ऑफ देयर यूरिन एंड डंग। सो आखिर एलिफेंट्स किस जगह पे है, सो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा एलिफेंट्स की यूरिन एंड उनका जो डंक है, सो उसको फॉलो किया जाता था, उनके ट्रेसेस को फॉलो किया जाता था। सो इस तरीके से एलिफेंट्स को कैप्चर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेज हाउ मेनी आर्मीज डिड द मौर्यन एम्पायर हैव? आर ऑल द हिस्टोरियंस अनएनिमियस अबाउट इट? सो ग्रीक सोर्सेज के अकॉर्डिंग मौर्यन एम्पायर के पास अपना कितना ज़्यादा आर्मी होता था, एंड क्या सारे हिस्टोरियंस का यही मानना था, क्या सारे हिस्टोरियंस इस चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं? सो द आंसर इज अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेज द आर्मी ऑफ द मौर्यन रूलर इंक्लूडेड द फॉलोइंग: 6 लाख फुट सोल्जर्स, 30,000 कैवलरी एंड 9,000 एलिफेंट्स। सो ग्रीक सोर्सेज के अकॉर्डिंग मौर्यन रूलर के पास लगभग 6 लाख फुट सोल्जर्स यानी कि पैदल सैनिक होता था, 30,000 कैवलरी होता था यानी कि घुड़सवार सैनिक होता था, एंड लगभग 9,000 एलिफेंट्स होता था। बट ऑल द हिस्टोरियंस आर नॉट unanimous about these figures. Many of them consider these figures to be exaggerated. So सारे historians इन सारे figures के ऊपर agree नहीं करते थे। कुछ historians का ये मानना था कि इन सारे numbers को बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है sources में। So with this question आपका second important source based passage भी complete होता है। Now your third important passage for your source based questions is in praise of समुद्रगुप्ता, यानी कि समुद्रगुप्ता की तारीफ में। So ये पैराग्राफ प्रयाग प्रशस्ति से लिया गया है, एंड इस पैराग्राफ में गुप्ता डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल गुप्ता रूलर जिनका नाम था समुद्रगुप्ता, सो उनका बहुत ही ज़्यादा तारीफ किया गया है। सो नाउ अब हम लोग इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्रशस्ति एंड हु रोट द अबव प्रशस्ति? सो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, एंड ये प्रशस्ति किनके द्वारा लिखा गया है? सो द आंसर इज प्रशस्ति इज अ कंपोजिशन इन द प्रेज ऑफ किंग्स बाय पोएट्स। सो पोएट्स के द्वारा राजा की तारीफ में जो कंपोजिशन किया जाता है, सो उसी को प्रशस्ति कहा जाता है। The above प्रशस्ति is composed by हरिसेना, a court poet of समुद्रगुप्ता। सो ये जो प्रशस्ति है, सो इसको हरिसेना के द्वारा कंपोज किया गया था, जो कि समुद्रगुप्ता के ही एक कोर्ट पोएट थे। सेकंड क्वेश्चन इज मेंशन एनी 3 क्वालिटीज ऑफ द रूलर डिस्क्राइब्ड इन द एक्सर्प्ट। सो हमें एक रूलर यानी कि एक राजा की 3 क्वालिटीज के बारे में बताना है, जिसके बारे में इस पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है। सो द आंसर इज द क्वालिटीज ऑफ द रूलर डिस्क्राइब्ड इन द एक्सर्प्ट आर: फर्स्ट पॉइंट, द रूलर शुड बी पावरफुल विथ प्लेथोरा ऑफ गुड क्वालिटीज, यानी कि किसी भी रूलर, किसी भी राजा को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, एंड उनके पास काफ़ी सारी गुड क्वालिटीज़ होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ही शुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी। सो राजा अपने साथ बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरिटी लेके आए, यानी कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत हो, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो। थर्ड पॉइंट, द रूलर शुड हैव कंपैशन एंड शुड ट्राई फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मिजरेबल, द पोर एंड द फॉरलॉर्न, यानी कि एक राजा को बहुत ही ज़्यादा दयालु होना चाहिए, एंड उनके एम्पायर में रहने वाले जो अनहैप्पी पीपल होते हैं, या फिर जो गरीब व्यक्ति होते हैं, या फिर जो अनाथ पीपल होते हैं, सो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए राजा को काम करना चाहिए, उनके कंडीशन को राजा को सुधारना चाहिए। सो ये 3 क्वालिटीज़ होना चाहिए राजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड रूलर्स आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद अ वैरायटी ऑफ डीटीज? सो आखिर कोई भी राजा अपने आप को अलग अलग देवी देवताओं के साथ क्यों आइडेंटिफाई करता है, क्यों उनके साथ लिंक करता है? सो द आंसर इज the rulers identified themselves with a variety of deities because they considered themselves godlike and adopted the title of Devaputra or son of God, and was also means of claiming high status by identifying with a variety of deities. So किसी भी राजा के द्वारा अपने नाम को अलग अलग देवी देवताओं के साथ इसीलिए लिंक किया जाता है क्योंकि वो अपने आप को गॉड लाइक समझते हैं, क्योंकि राजा अपने आप को भगवान जैसा समझते हैं, एंड इसी वजह से कुछ राजा के द्वारा देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड जैसे टाइटल को भी अडॉप्ट किया जाता है। एंड कहीं ना कहीं ये एक तरीका होता था जिसके थ्रू राजा सोसाइटी में अपने हायर स्टेटस को क्लेम करता था। अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए राजा के द्वारा अलग अलग डीटीज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया जाता था, ताकि लोग राजा को भगवान के साथ लिंक करें और भगवान का दर्जा दे।
Now our fourth question is name two other sources for studying about the Guptas. So प्रशस्ति के अलावा हमारे पास और कौन से सोर्सेज है जिसके थ्रू हम लोग गुप्ता एम्पायर या फिर गुप्ता रूलर के बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. सो द आंसर इज लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन. सो इन सारी सोर्सेज के द्वारा हम लोग गुप्ता रूलर्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हैं. सो विद दिस क्वेश्चन आपका तीसरा सोर्स बेस्ड पैसेज भी कंप्लीट होता है. नाउ योर फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड पैसेज इज प्रभावती गुप्ता एंड द विलेज ऑफ डनगुना. सो इस पैसेज में हमें प्रभावती गुप्ता के बारे में बता रखा है एंड उनके द्वारा जिस विलेज को दान में दिया गया था, जिस विलेज को डोनेट किया गया था, सो उस विलेज के बारे में बता रखा है. सो नाउ अब हम लोग इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज प्रभावती गुप्ता, यानी कि प्रभावती गुप्ता कौन थी, इनटू विच डायनेस्टी वाज शी मैरिड एंड प्रभावती गुप्ता का शादी किस डायनेस्टी में हुआ था. So the answer is Prahavati Gupta was the daughter of one of the most important rulers in early Indian history, that is Chandragupta II. So Prahavati Gupta Chandragupta II की daughter थी. She was married into another ruling family, the Vakatakas, who were powerful rulers in the Deccan. So Prahavati Gupta का शादी एक दूसरे ruling family में हुआ था, that is Vakatakas, जो कि Deccan में बहुत ही ज़्यादा powerful थे. Second question is why does she want to donate land? Who is the recipient of that donation of land? सो आखिर प्रभावती गुप्ता क्यों लैंड को डोनेट करना चाहती थी एंड आखिर उनके द्वारा किस व्यक्ति को ये लैंड डोनेट किया जाता है. सो द आंसर इज शी वांटेड टू डोनेट लैंड टू इंक्रीज हर रिलीजियस मैरिट. सो प्रभावती गुप्ता अपने रिलीजियस मैरिट यानी कि अपने धार्मिक गुणों को बढ़ाना चाहती थी. सो इसी वजह से उनके द्वारा लैंड को दान में दिया गया. सो रेसिपेंट का मतलब होता है रिसीवर. सो प्रभावती गुप्ता के द्वारा आचार्य चना लजवमीन को ये लैंड डोनेट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. What were the exceptions on the land of a typical अग्रहारा? सो अग्रहारा का मतलब होता है जिस लैंड को डोनेट किया जाता है किसी ब्राह्मण को, सो उसी लैंड को अग्रहारा कहा जाता है. सो प्रभावती गुप्ता के द्वारा जिस विलेज को, जिस लैंड को दान में दिया गया था, सो उस लैंड, उस विलेज में हमें क्या क्या एक्सेप्शंस यानी कि क्या क्या छूट देखने को मिलता है. सो द आंसर इज द फॉलोइंग एक्सेप्शंस वेर अवेलेबल ऑन लैंड ऑफ अ टिपिकल अग्रहारा. सो द फर्स्ट पॉइंट, द सोल्जर्स एंड पुलिसमैन विल नॉट एंटर द विलेज गिवन इन डोनेशन. सो जिस विलेज को डोनेशन में दिया गया है, सो उस विलेज में कोई भी सोल्जर या फिर कोई भी पुलिसमैन एंटर नहीं करेगा. सेकंड पॉइंट इज द ग्रास, चारकोल एंड एनिमल हाइड एज सीड्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू दोज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हु विजिट द विलेज. सो दान में दिया जाने वाली विलेज में अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आता है, सो उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को विलेज के ग्रासेस, चारकोल या फिर एनिमल का जो खाल होता है जिससे सीड बनाया जाता है, सो ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है. Third point is the village was exempt to pay minerals, खदीरा trees, flowers and milk. So वो जो donated village है, so उस village में अगर किसी भी तरीके का minerals है, उस village में जो खदीरा trees है, flowers या फिर जो milk है, so इन सारी चीज़ों को राजा को देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है. so ये सब कुछ छूट दिया जाता है उस donated village को. Fourth point is exception from purchasing, fermenting liquor and digging salt. सो उस विलेज के लोगों को फर्मेंटिंग लिकर या फिर डिगिंग सॉल्ट को भी परचेस करने का कोई भी जरूरत नहीं है. एंड लास्ट पॉइंट इज एक्सेप्शन फ्रॉम सप्लाइंग फ्लावर्स एंड मिल्क. सो एज यू हैव डिस्कस कि उस विलेज के लोगों को फ्लावर्स या फिर मिल्क को सप्लाई करने का भी कोई भी ज़रूरत नहीं होता है. सो एक अग्रहारा यानी कि एक डोनेटेड विलेज में ये सारी फैसिलिटीज़ दिया जाता है, ये सारी छूट दिया जाता है. सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमारा जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पैसेज था जिससे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है वो भी कंप्लीट होता है. सो वैसे तो आपके सेकंड चैप्टर में और भी कई सारे पैसेज गिवन है जिन सारे पैसेज से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बट अभी जो हम लोगों ने 4 पैसेजेस को डिस्कस किए, सो ये सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस थे एंड इन सारे पैसेजेस से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा चुका है. सो इसी वजह से मैंने उन 4 प्रीवियस ईयर पैसेजेस को डिस्कस की. बट उन सारे पैसेजेस को करने के साथ साथ प्लीज़ आप इन सारे पैसेजेस को भी एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा. सो जैसे कि ये जो हमारा 6th पैसेज है द सुदर्शना लेक इन गुजरात, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैसेज है. इस पैसेज से भी आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा ये जो 10th पैसेज है द ऑर्डर ऑफ द किंग, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैसेज है. एंड द लाइफ इन अ स्मॉल विलेज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस है. इन सारे पैसेजेस से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. सो इतने सारे पैसेजेस को कवर करना पॉसिबल नहीं है. सो इसी वजह से जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पैसेजेस है जैसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, सो उन्हीं सारे पैसेजेस को मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ. सो नाउ अब हम लोग आपके 3rd चैप्टर के इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड पैसेजेस को डिस्कस करते हैं. सो द नेम ऑफ अवर 3rd चैप्टर इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास.
सो इस चैप्टर का हमारा पहला पैसेज जिससे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसका टाइटल है अ मदर्स एडवाइस. So the Mahabharata describes how, when war between the Kauravas and the Pandavas become almost inevitable, Gandhari made one last appeal to her eldest son Duryodhan. So जब महाभारत में पांडव एंड कौरव के बीच में युद्ध तय हो गया था, सो उस दौरान गांधारी ने अपने बड़े बेटे से एक लास्ट अपील किया था इस युद्ध को रोकने के लिए. सो गांधारी ने दुर्योधन को जिस तरीके से अपील किया, जिस तरीके से एडवाइस दिया, समझाया, सो उसी को इस पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है. सो नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. सो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली गांधारीज अपील टू दुर्योधन. सो किस तरीके से गांधारी ने अपने बड़े बेटे दुर्योधन को अपील किया है, दुर्योधन को एडवाइस दिया है इस वार को, इस युद्ध को रोकने के लिए. सो द आंसर इज गांधारी अपील टू दुर्योधन दैट ही शुड मेक पीस विद द पांडवास. सो गांधारी ने दुर्योधन से ये अपील किया कि वो पांडव के साथ पीस कर ले, यानी कि पांडव के साथ समझौता कर ले, पांडव के साथ शांति कर ले. बाय डूइंग सो he would honor his father and mother as well as his well wisher. So ये करके दुर्योधन अपने माता पिता का सम्मान करेगा और अपने well wishers का सम्मान करेगा. According to Gandhari, every wise man always tries to control his senses, especially the ruler or the person who act as guard of their kingdom. So गांधारी के अकॉर्डिंग हर एक वाइज मैन को अपने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए, एंड स्पेशली एक ऐसा रूलर या फिर एक ऐसा पर्सन जिनको अपने किंगडम को गार्ड करना है, जिनको अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना है, सो उस व्यक्ति को अपने पांचों सेंसेस के ऊपर कंट्रोल आना चाहिए. सी फर्दर अपील हर सन टू गिव अप ग्रीड एंड एंगर बिकॉज दिस टू इविल्स ड्रैग अ मैन अवे फ्रॉम हिज प्रॉफिट. फिर गांधारी ने दुर्योधन को ये समझाया कि दुर्योधन अपने ग्रीड और अपने एंगर, अपने क्रोध को गिव अप कर दे, क्योंकि ये दोनों जो एविल्स है, सो यही दोनों एविल्स किसी भी मैन को उनके प्रॉफिट तक जाने से रोकता है. सो गांधारी फर्दर अपील दैट इफ अ किंग डिफीट ग्रीड एंड एंगर he can become the great conqueror of the whole earth. So गांधारी ने फिर से ये समझाया कि अगर कोई भी रूलर, कोई भी किंग अपने ग्रीड, अपने लालच और अपने एंगर, अपने क्रोध को डिफीट कर सकता है, then he became the great conqueror of the whole earth. then वो पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉन्क्वेरर बन सकता है. सो हर एक राजा को अपने ग्रीड और अपने एंगर को डिफीट करना चाहिए, अपने सेंसेस के ऊपर उनको कंट्रोल रखना चाहिए. सो इसी आंसर में मैंने लगभग आपको पूरे पैसेज को ही एक्सप्लेन कर दिया. सो अगर किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है देन आप आसानी से उन सारे क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हो. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड दुर्योधन नॉट लिसन टू हिज मदर्स एडवाइस, गिव टू पॉसिबल रीजन. सो आखिर दुर्योधन ने अपने मदर की एडवाइस को, अपने मदर की अपील को क्यों नहीं माना. सो द आंसर इज दुर्योधन डिड नॉट लिसन टू हिज मदर्स एडवाइस बिकॉज ही वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज पावर. सो दुर्योधन अपने आप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस करता था, अपने पावर के ऊपर दुर्योधन को बहुत ही ज़्यादा घमंड था. उसको ये लग रहा था कि मैं आसानी से 5 पांडव को डिफीट कर दूंगा. एंड द सेकंड रीजन इज ही वॉज नॉट अ वाइज मैन, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज इविल सेंसेस. सो दुर्योधन एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, एक वाइज मैन नहीं था, और वो अपने इविल सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो अपने ग्रीड और अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता था. सो इसी वजह से दुर्योधन ने अपने मदर की एडवाइस को नहीं माना. सो विद दिस आपका पहला इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है. Now your second important passage of this chapter is proper social rules. सो इस पैसेज में हमें एकलव्य के बारे में बता रखा है. सो महाभारत में आप लोगों ने एकलव्य के बारे में ज़रूर सुना होगा. सो उसी एकलव्य के बारे में हमें इस पैसेज में बता रखा है. सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये पैसेज लिखा हुआ है. सो आप बहुत ही आसानी से इस पैसेज को रीड करके समझ सकते हो. सो नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं. सो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द्रोणा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एकलव्य एज हिज प्यूपल. सो आखिर गुरु द्रोणा ने एकलव्य को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया अपने शिष्य के रूप में. सो द आंसर इज Guru Drona refused to have Eklavya as his pupil because Drona was a Brahman and knew his dharma, while Eklavya was a forest dweller and belonged to Nishad, a hunting community. सो गुरु द्रोणा ने एकलव्य को इसीलिए अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि गुरु द्रोणा एक ब्राह्मण थे एंड एकलव्य एक फॉरेस्ट ड्वेलर था, यानी कि एकलव्य निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करता था जो कि एक हंटिंग कम्युनिटी था एंड इसको एक लोएस्ट कम्युनिटी माना जाता था. सो इसी वजह से गुरु द्रोणा ने एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड एकलव्य एक्वायर द सुप्रीम स्किल ऑफ आर्चरी. सो एकलव्य ने किस तरीके से तीरंदाजी के सुप्रीम स्किल को एक्वायर किया. सो द आंसर इज when Drona refused to have him as his pupil, he prepared an image of Drona out of clay and treating it as his teacher. He began to practice on his own and in due course he acquired great skill in archery. So जब गुरु द्रोणा ने रिफ्यूज कर दिया एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करने से, सो उसके बाद एकलव्य ने क्ले से गुरु द्रोणा के एक इमेज को प्रिपेयर किया एंड उसी इमेज को उन्होंने अपने टीचर के रूप में ट्रीट किया एंड उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहे एंड एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने आर्चरी के ग्रेट स्किल को एक्वायर कर लिया. थर्ड क्वेश्चन इज
What did Drona demand from Eklavya? How did Eklavya react on it? So द्रोणा ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से क्या मांगा एंड इस पे एकलव्य का कैसा रिएक्शन था? So the answer is to protect Arjuna's status as the greatest archer, Drona demanded Eklavya's right thumb as his feet. So एक बार गुरु द्रोणा के द्वारा अर्जुन से ये कहा गया था कि तुमसे ज्यादा बेहतरीन तीरंदाज और कोई हो ही नहीं सकता. इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए द्रोणा के द्वारा एकलव्य का राइट थंब फी के रूप में मांगा गया, गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा गया. सो व्हेन द्रोणा डिमांडेड हिज राइट थंब एज हिज फी, एकलव्य एंड हेजिटेटिंगली कट इट ऑफ एंड ऑफर्ड इट. जब द्रोणा ने एकलव्य से उनके राइट थंब को मांगा फी के रूप में, एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी आपत्ति के अपने राइट थंब को कट करके गुरु द्रोणा को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया. नाउ द टाइटल ऑफ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैसेज इज अ टाइगर लाइक हस्बैंड. इस पैसेज में हमें भीम एंड हिडिंबा के बारे में बता रखा है. जब 5 पांडव जंगल में भाग गए थे, उस दौरान किस तरीके से हिडिंबा को भीम से प्यार हो जाता है एंड दोनों का शादी हो जाता है. उसी स्टोरी के बारे में हमें इस पैसेज में बता रखा है. इस पैसेज से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज हिडिंबास कल्चर डिफरेंट फ्रॉम पांडवास. किस तरीके से हिडिंबा का कल्चर पांडव के कल्चर से बहुत ही ज्यादा अलग था. वाइल पांडवास वेर ह्यूमंस, हिडिंबा बिलोंग टू राक्षस क्लैन. शी यूज्ड टू ईट ह्यूमन फ्लैश. पांडव ह्यूमन बींग्स थे एंड वो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वेरेस हिडिंबा राक्षस क्लैन से बिलोंग करती थी. हिडिंबा के द्वारा इंसान के मांस को खाया जाता था. इस तरीके से पांडव एंड हिडिंबा के कल्चर में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड कुंती अप्रूव हिडिंबास प्ली फॉर भीमा. आखिर कुंती ने हिडिंबा के रिक्वेस्ट को क्यों अप्रूव कर लिया, यानी कि क्यों एक्सेप्ट कर लिया. हिडिंबा भीमा से मैरिज करना चाहती थी. इस प्रपोजल या फिर इस रिक्वेस्ट को कुंती ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया. So the answer is Hidimba told Kunti that she loved Bhima and had abandoned her friends, her dharma and her family for him, and that Kunti had agreed to Hidimba's request for Bhima. Hidimba ने कुंती से ये कहा कि वो भीमा से प्यार करती है एंड भीमा के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड, अपने धर्मा एंड इवन अपने फैमिली का त्याग कर दिया है. हर एक चीज को वो भीमा के लिए छोड़ के आई है. उनकी बातों को सुनकर कुंती ने उनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया. थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड दिस इंसिडेंट प्रूव कुंतीज फार साइडनेस. ये जो इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट किस तरीके से इस बात को प्रूव करता है कि कुंती का दूर का दृष्टि था, यानी कि कुंती ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रही थी. द आंसर इज कुंती एग्रीड टू द मैरिज बिकॉज शी वॉज अवेयर ऑफ द नीड फॉर एलाइज अगेंस्ट कौरवास. कुंती इसीलिए इस मैरिज के लिए एग्री हो गई क्योंकि कुंती को पता था कि कौरव के अगेंस्ट में हमें काफी सारे एलाइज चाहिए, हमें काफी सारे दोस्त चाहिए जो कि हमें मदद कर सके कौरव के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, वार करने के लिए. In fact, she used Hidimba as a tool to provide them with a powerful son to be used in war against Kaurav. Thus, this incident proved her far-sightedness. कुंती के द्वारा हिडिंबा को एक टूल के रूप में यूज किया गया. अगर भीम एंड हिडिंबा का शादी हो जाता है, देन हिडिंबा एक बहुत ही पावरफुल सन को पैदा कर सकती है एंड फिर वो सन कौरव के अगेंस्ट में वार लड़ने में हमारी मदद कर सकता है. ऐसा ही होता है, हिडिंबा एक बहुत ही पावरफुल सन को बर्थ देती है जिसका नाम होता है घटोत्कच, जो कि पांडव की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इस वार में. इस इंसिडेंट से ये प्रूव होता है कि कुंती फ्यूचर को देख सकती थी, वो फ्यूचर के बारे में सोच रही थी. नाउ आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैसेज इज बोधिसत्ता एज अ चांडाला. इस पैसेज में हमें एक बोधिसत्ता के स्टोरी के बारे में बता रखा है. बोधिसत्ता बुद्धा के प्रीवियस बर्थ को कहा गया है. बोधिसत्ता का जन्म एक चांडाल फैमिली में होता है, एक चांडाल के बेटे के रूप में, एंड उनका नाम रखा जाता है मतंगा. एक चांडाल फैमिली में जन्म होके उसको क्या कुछ डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा एंड उन्होंने एट द लास्ट किस नॉलेज को गेन किया. इन सारी चीज़ों के बारे में ही हमें इस पैसेज में बता रखा है. आप इस पैसेज को रीड कर सकते हो. हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर हैज दिस स्टोरी बीन टेकन, टू होम इज इट रिलेटेड. ये स्टोरी कहाँ से लिया गया है एंड ये स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड है. दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द मतंगा जताका रिटन इन द पाली लैंग्वेज. ये स्टोरी मतंगा जताका से लिया गया है जिसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया था. इट इज आइडेंटिफाइड विद बोधिसत्ता हु वाज वंस बॉर्न एज अ चांडाल. इस स्टोरी में हमें बोधिसत्ता के बारे में बता रखा है जो कि एक बार एक चांडाल फैमिली में जन्म लेता है. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई वे चांडाल्स कंसिडर्ड एज द बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर. चांडाल्स को सोशल ऑर्डर में सबसे बॉटम के पोजीशन में क्यों कंसिडर किया जाता है. द आंसर इज, some activities were regarded as particularly polluting such as handling corpse and dead animals. कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिसको बहुत ही ज्यादा पल्यूटिंग माना जाता है, जैसे कि डेड बॉडी को हैंडल करना या फिर डेड एनिमल्स को हैंडल करना. वे सारे लोग जो कि इन सारे पल्यूटिंग टास्क को परफॉर्म करते हैं, उन सारे लोगों को ही चांडालास कहा जाता है एंड इसी वजह से उनको सोशल ऑर्डर के इस हायरार्की में सबसे नीचे के पोजीशन में कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड दिथा मंगलिका कंसिडर मतंगा एज इनऑस्पिशियस.
सुदीता मंगलिका ने मतंगा को यानी कि बोधिसत्ता को इन ऑस्पेशियस क्यों कंसिडर किया है, यानी कि अपवित्र क्यों कंसिडर किया है? सो द आंसर इज Chandala's touch and even seeing them were regarded as polluting by those who claim to be at the top of the social order. सो ऐसे लोग जो कि हायरार्की में ऊंचे पोजीशन में रहते हैं, सोशल ऑर्डर की ऊंचे पोजीशन में रहते हैं, सो उनके द्वारा अगर चांडाल्स को टच किया जाता है या फिर इवन उनको देखा भी जाता है, देन वो उनके लिए पल्यूटिंग होता है, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इनऑस्पेशियस होता है। सुदीता मंगलिका एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी कि वैश्य वंश से बिलोंग करती थी। सो इसी वजह से उनके द्वारा मतंगा को इनऑस्पेशियस कंसिडर किया गया। सो विद दिस हमारे इस चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट पैसेज कंप्लीट होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। बट इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारे सोर्स बेस्ड से रिलेटेड पैसेजेस है, जैसे कि प्रोड्यूसिंग फाइंड्स ऑन वाइल्ड किनफॉक क्वारल, 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस, नेम्स ऑफ सतवाहना किंग्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, अ डिवाइन ऑर्डर, व्हाट द सिल्क वेबर्स डिड, Draupadi's question, how could men and women acquire wealth, a wealthy Shudra, a poor generous chief and Draupadi's marriage. सो इन सारी पैसेजेस को प्लीज़ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बट अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस की बात करूँ, सो पहला है आपका 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस। सो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो, एंड इवन मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी इस पैसेज को एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा द्रौपदीज क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैसेज है। फिर अ वेल्दी शूद्रा, सो ये पैसेज शायद एक बार प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, सो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। एंड इन सब के अलावा द्रौपदीज मैरिज, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड से रिलेटेड पैसेजेस है, जिन सारे पैसेजेस से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो द नेम ऑफ द फोर्थ चैप्टर इज थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग्स। सो इस चैप्टर के हमारे पहले इंपॉर्टेंट पैसेज का टाइटल है अ प्रेयर टू अग्नि। सो इस पैसेज में अग्नि देवता को प्रेयर करने के लिए 2 वर्सेस लिखा गया है फ्रॉम द ऋग्वेदा। सो नाउ अब हम लोग इस पैसेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर हैव दिस वर्सेस बीन टेकन एंड हु हैज बीन इन्वोक्ड इन देम। सो इस पैसेज में जो 2 वर्सेस गिवन है वो कहाँ से लिया गया है, एंड इन दोनों ही वर्सेस में किस देवता को बुलाया जा रहा है या फिर किस देवता के प्रेज में ये दोनों वर्सेस लिखे गए हैं। सो द आंसर इज दिस वर्सेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा। सो ये दोनों ही वर्सेस ऋग्वेदा से लिया गया है, एंड दे हैव इन्वोक्ड द गॉड ऑफ अग्नि। सो इन दोनों ही वर्सेस में अग्नि देवता को बुलाया जा रहा है, अग्नि देवता के प्रेयर में इन दोनों वर्सेस को लिखा गया है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई वाज वैदिक संस्कृत सिग्निफिशियंट। सो वैदिक संस्कृत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? So Vedic Sanskrit was significant because verses of the Rig Veda was composed in Vedic Sanskrit, a special kind of Sanskrit. So वैदिक संस्कृत इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऋग वेदा में अलग अलग देवी देवताओं की प्रशंसा में जितने भी वर्सेस यानी कि जितने भी श्लोक्स को लिखा गया है, सो वे सारे वर्सेस वैदिक संस्कृत में ही कंपोज किया गया है, जो कि एक स्पेशल काइंड का संस्कृत लैंग्वेज होता है। सो अगर किसी भी व्यक्ति को ऋग वेदा के इन सारे वर्सेस को पढ़ना है, देन उसके लिए वैदिक संस्कृत को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वेर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। सो वैदिक पीरियड के दौरान सैक्रिफाइसेस को क्यों परफॉर्म किया जाता था? सो सैक्रिफाइसेस वेर परफॉर्म मेनली बिकॉज पीपल प्रेड फॉर कैटल, सन, गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ एक्सेट्रा। सो वैदिक पीरियड में लोगों के द्वारा सैक्रिफाइसेस को इसीलिए परफॉर्म किया जाता था क्योंकि लोग अपने कैटल के लिए, बेटों के लिए, अपने गुड हेल्थ के लिए या फिर लॉन्ग लाइफ के लिए प्रेयर्स करते थे। नाउ आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैसेज इज बुद्धिज्म इन प्रैक्टिस। सो इस पैसेज में लॉर्ड बुद्धा के द्वारा एक वेल्दी हाउस होल्डर जिनका नाम था शिंगला, सो उनको जो एडवाइस प्रोवाइड किया गया है, सो उसके बारे में बता रखा है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर हैज दिस एक्सर्प्ट बीन टेकन इन इट हु इज बीइंग एडवाइज्ड बाय द बुद्धा। सो ये एक्सर्प्ट यानी कि ये पैसेज कहाँ से लिया गया है, एंड इस पैसेज में बुद्धा किसको एडवाइस दे रहे हैं? सो द आंसर इज दिस एक्सर्प्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम सुत्त पिटका। हियरिन द बुद्धा इज गिविंग एडवाइस टू सिंगला, अ वेल्दी हाउस होल्डर। सो ये पैसेज सुत्त पिटका से लिया गया है, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एंड इस पैसेज में गौतम बुद्ध सिंगला को एडवाइस दे रहे हैं, जो कि एक वेल्दी हाउस होल्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवाइस वाज गिवन बाय बुद्धा टू शिंगला रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ मास्टर एंड हिज सर्वेंट एंड एम्प्लॉय। सो गौतम बुद्ध के द्वारा सिंगला को कौन सा एडवाइस प्रोवाइड किया गया है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ मास्टर एंड हिज सर्वेंट एंड एम्प्लॉय, यानी कि एक मास्टर एंड उनके सर्वेंट, उनके एम्प्लॉय के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। सो इस मामले में गौतम बुद्ध ने सिंगला को कौन से एडवाइस प्रोवाइड किए हैं? So the answer is according to Buddha, a master should look after his servant and employees in the following 5 manners. So बुद्धा के अकॉर्डिंग एक मास्टर को अपने सर्वेंट और अपने एम्प्लॉयज के ऊपर इन 5 तरीकों से देखभाल करनी चाहिए। सो पहला है बाय असाइनिंग देम टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ, यानी कि एक मास्टर को अपने सर्वेंट को वही काम देना चाहिए जो कि वो कर सके, जिस काम को करने के लिए वो कैपेबल है, जिस काम को करने के लिए उसके पास स्ट्रेंथ है।
दूसरा है बाय सप्लाइंग देम विथ फूड एंड वेजेस। सो टाइम पे अपने सर्वेंट अपने एम्प्लॉयज़ को फूड प्रोवाइड करना, वेजेस प्रोवाइड करना, सो ये भी एक मास्टर का ड्यूटी होता है। तीसरा पॉइंट है बाय सर्विंग देम ड्यूरिंग देयर सीकनेस। सो अगर कभी भी किसी सर्वेंट या फिर एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो जाती है, सो ऐसे सिचुएशन में मास्टर को उनको हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए। एंड बाय ग्रांटिंग देम लीव्स एट टाइम, एंड टाइम टू टाइम अपने सर्वेंट एंड अपने एम्प्लॉयज़ को लीव यानी कि छुट्टी भी देना चाहिए। सो इन 5 तरीकों से एक मास्टर अपने सर्वेंट और अपने एम्प्लॉयज़ की अच्छी तरीके से देखभाल कर सकता है, और ऐसा ही रिलेशनशिप होना चाहिए मास्टर एंड उनके सर्वेंट के बीच में। सो ये एडवाइस बुद्धा के द्वारा श्रीगला को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ शुड द क्लैंसमैन लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ शमनास एंड द ब्राह्मणास। सो एक क्लैंसमैन किस तरीके से शमनास एंड ब्राह्मण्स के नीड को देख सकता है, नीड को फुलफिल कर सकता है। So the answer is the clansman should look after the needs of shamanas. So shamanas basically ऐसे व्यक्ति को कहा गया है जिन्होंने इस वर्ल्ड का त्याग कर दिया है, जिन्होंने संन्यास ले लिया है। सो एक क्लैंसमैन शमनास एंड ब्राह्मण्स के नीड्स को इन सारे तरीकों से सेटिस्फाई कर सकता है। सो पहला है बाय शोइंग लव इन एक्ट्स। सो क्लैंसमैन के द्वारा जो भी व्यवहार किया जा रहा है, जो भी एक्ट किया जा रहा है, सो उसमें ब्राह्मण्स के प्रति, शमनास के प्रति लव होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए। दूसरा है बाय शोइंग अफेक्शन इन स्पीच। सो क्लैंसमैन के द्वारा जो कुछ भी बोला जा रहा है, सो उसमें उनके लिए लव होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज बाय शोइंग रिगार्ड इन माइंड। सो क्लैंसमैन ब्राह्मण्स के प्रति, शमनास के प्रति अपने माइंड में अच्छी बातों को सोच सकता है। फोर्थ पॉइंट इज बाय कीपिंग द डोर्स ओपन फॉर देम। सो हमेशा क्लैंसमैन को ब्राह्मण एंड शमनास के लिए अपने डोर को ओपन रखना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज बाय फुलफिलिंग देयर वर्ल्डली नीड्स। सो ब्राह्मण एंड शमनास का जो भी वर्ल्डली नीड्स होता है, इस वर्ल्ड में जीवित रहने के लिए उनका जो भी ज़रूरी सामान है, सो उसको सेटिस्फाई करके, उसको फुलफिल करके, प्रोवाइड करके क्लैंसमैन अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकता है। क्लैंसमैन शमनास एंड ब्राह्मण्स के नीड को फुलफिल कर सकता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यू व्हाट सजेशन बुद्धा would have advocated regarding parents and teachers. सो आपके अकॉर्डिंग बुद्धा पेरेंट्स एंड टीचर्स के रिगार्डिंग कौन से सजेशंस को प्रोवाइड करेगा। सो द आंसर इज द सजेशंस बुद्धा वुड हैव एडवोकेटेड रिगार्डिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स आर सिमिलर। सो गौतम बुद्ध पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए भी वही सेम सजेशन प्रोवाइड करेगा जो कि उन्होंने ब्राह्मण्स एंड शमनास के लिए प्रोवाइड किया। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धा पेरेंट्स एंड टीचर्स आर टू बी रिस्पेक्टेड एंड देयर नीड्स शुड बी फुलफिल्ड विद ग्रेस एंड डिग्निटी। सो बुद्धा के अकॉर्डिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स को हमें रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना चाहिए एंड उनके नीड्स को भी हमें फुलफिल करना चाहिए विद डिग्निटी एंड ग्रेस। सो विद दिस क्वेश्चन हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पैसेज भी कंप्लीट होता है। नाउ द टाइटल ऑफ अवर थर्ड इंपॉर्टेंट पैसेज इज द थेरीघाटा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसको 2-3 बार रिपीट भी किया गया है। सो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एंड इसमें एक बहुत ही अच्छा स्टोरी दे रखा है। सो इसमें बेसिकली हमें एक स्लेव वुमेन के बारे में बता रखा है जिनका नाम था पुन्ना। सो वो किस तरीके से हर सुबह रिवर में जाती है पानी लेने के लिए अपने मास्टर के लिए। सो जब वो रोज पानी लेने के लिए रिवर में जाती है, सो रोज वो एक ब्राह्मण को देखती है जो कि रिचुअल बाथिंग करता है। सो एक दिन ये जो दासी थी वो ब्राह्मण से पूछती है कि इतनी ठंड में मैं रोज इस रिवर में आती हूँ, पानी लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। अगर मैं पानी लेके नहीं जाऊंगी देन मेरा जो मास्टर है वो मुझे डांटेगा एंड मुझे पेमेंट नहीं देगा। बट आपको किस बात का डर है, आप क्यों इतनी सुबह सुबह इतने ठंड में इस पानी में डुबकी देते हो। सो ब्राह्मण के द्वारा ये रिप्लाई किया गया कि मैं इविल को प्रिवेंट करने के लिए ये रिचुअल बात कर रहा हूँ। सो अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी गलत काम करता है एंड अगर वो ऐसे वाटर में डुबकी लगाता है, रिवर में डुबकी लगाता है, रिचुअल बातिंग करता है, सो उसने जितने भी पाप किए हैं सो वो सारे ही पाप धुल जाएंगे। सो इसके रिप्लाई में पुन्ना के द्वारा ये कहा गया कि अगर ये बात सच है देन इस वाटर में रहने वाले जितने भी फ्रॉग है, जितने भी टर्टल्स है एंड इवन जितने भी क्रोकोडाइल एंड स्नेक है, सो तब तो हर एक एनिमल को हेवन मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए। इवन जो क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक है जो कि दूसरे व्यक्ति को मारते हैं, सो उनको भी हेवन मिलना चाहिए। सो ये एग्जाम्पल देख के पुन्ना के द्वारा उस ब्राह्मण को ये कहा गया कि ये सब कुछ स्टूपिड चीज करके तुम अपने ही शरीर को तकलीफ पहुंचा रहे हो। सो इस कोल्ड वाटर से बाहर आओ और अच्छे काम करो, सो इससे ही तुम्हें हेवन मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है। सो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टोरी है, आप खुद से भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। सो नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द टेक्स्ट प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पुन्ना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। सो किस तरीके से इस पैसेज के थ्रू हमें पुन्नास के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में पता लगता है। So the text gives an understanding of Punna's spiritual journey. She emphasized that finding eternal happiness was the aim of spirituality. She was very concerned about soul purity. So इस टेक्स्ट के द्वारा हमें पुन्ना के स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता लगता है। सो पुन्ना के द्वारा इटर्नल हैप्पीनेस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है।
पुन्ना के अकॉर्डिंग हमारे स्पिरिचुअलिटी का एम होता है इटर्नल हैप्पीनेस, यानी कि हमारे अंदर में जो हैप्पीनेस है, अगर हम लोग मन से खुश रहे, अगर हम लोग अंदर से एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं, अगर हमारे द्वारा कुछ भी इविल वर्क किया नहीं जाता है, सो तब हम लोग एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, तभी हमें स्वर्ग मिल सकता है, ना कि ऐसे ठंडे पानी में डुबकी मारकर हमारे पाप धुल सकते हैं। सो पुन्ना सोल की प्योरिटी को इंपॉर्टेंस देती है, किसी व्यक्ति का जो आत्मा है वो अंदर से कितना ज्यादा पवित्र है, कितना ज्यादा प्योर है, सो इसके ऊपर उनके द्वारा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। Second question is, who was Punna and which ritual of the Brahman was satirized by her? So पुन्ना कौन थी एंड पुन्ना के द्वारा ब्राह्मण के किस रिचुअल के बारे में मॉक किया गया है, यानी कि मजाक उड़ाया गया है? सो द आंसर इज पुन्ना वाज अ दासी और अ स्लेव। सो पुन्ना एक दासी या फिर एक स्लेव वुमेन थी। एवरी डे सी वेंट टू द रिवर इन द मॉर्निंग, सी ब्रॉट वाटर फॉर हर मास्टर्स हाउस होल्ड। सो हर सुबह वो रिवर में जाती थी एंड रिवर जाके वो अपने मास्टर के हाउस होल्ड के लिए पानी लाती थी। सी सैटिराइज द रिचुअल ऑफ बाथ परफॉर्म बाय अ ब्राह्मणा। सो उसी रिवर में एक ब्राह्मण के द्वारा रिचुअल बाथिंग को किया जा रहा था अपने सारी पापों को धुलने के लिए। सो इसी रिचुअल के ऊपर पुन्ना के द्वारा मॉक किया गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड सी आस्क फ्रॉम द ब्राह्मण एंड व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द ब्राह्मण? सो पुन्ना ने ब्राह्मण से क्या पूछा एंड ब्राह्मण ने इस क्वेश्चन का क्या रिप्लाई दिया? सो ये आंसर थोड़ा सा मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया है, ये दूसरे किसी क्वेश्चन का आंसर है। सो आप लिख सकते हो कि पुन्ना ने ब्राह्मण से ये पूछा कि तुम इतनी सुबह सुबह इस रिवर में रिचुअल बात को क्यों परफॉर्म कर रहे हो, क्या रीज़न है, या फिर किस डर से तुम ये रिचुअल बात को परफॉर्म कर रहे हो? एंड इसका रिप्लाई ब्राह्मण ने ये दिया कि मैं किसी डर से नहीं, बल्कि मैं अपने पाप को धुलने के लिए इस रिचुअल बात को परफॉर्म कर रहा हूँ। सो और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पुन्ना ने फिर ब्राह्मण को किस तरीके से समझाया कि ये रिचुअल बात सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए है, इससे कुछ भी नहीं होता है। सो उस क्वेश्चन के आंसर में आप ये लिख सकते हो दैट पुन्ना टोल्ड द ब्राह्मण दैट अ बाथ इन वाटर कैन नॉट मेक एनीवन गुड एंड पायस। यानी कि पुन्ना के द्वारा ब्राह्मण को ये कहा गया कि वाटर में सिर्फ और सिर्फ नहा के या फिर डुबकी लगाकर कोई भी पर्सन अच्छा नहीं बन सकता है, कोई भी पर्सन पवित्र नहीं बन सकता है। हैड इट बीन सो, ऑल द फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स वुड हैव गॉन टू हेवन। फिर पुन्ना के द्वारा ये कहा गया कि अगर ये बात सच होता, देन रिवर में रहने वाले जितने भी फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स है, सो सारी एनिमल्स को हेवन में जगह मिलता, स्वर्ग में जगह मिलता। सी एडवाइज द ब्राह्मण टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द फियर दैट वाज थ्रेटनिंग हिम। सो पुन्ना के द्वारा उस ब्राह्मण को एडवाइस दिया गया कि तुम अपने आप को बचाओ, अपने आप को इस ठंडी से बचाओ, सेव करो, एंड उस डर से बचाओ जो कि तुम्हें परेशान कर रहा है। यानी कि अगर तुम्हें हेवन चाहिए, स्वर्ग चाहिए, देन तुम्हें अच्छे काम करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ डुबकी लगा के ही तुम्हें स्वर्ग नहीं मिल सकता है। सो विद दिस आपका इस चैप्टर का थर्ड इंपॉर्टेंट पैसेज भी कंप्लीट होता है। बट इसके अलावा आपके इस चैप्टर में और भी कई सारे पैसेजेस है, जैसे कि वर्सेस फ्रॉम द उपनिषद, फैटलिस्ट एंड मैटेरियलिस्ट, द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस, रूल्स फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स, एंड व्हाई वर स्तूपास बिल्ट। सो एक बार आप इन सारे पैसेजेस को भी रीड कर लीजिएगा, एंड खासकर व्हाई वर स्तूपास बिल्ट, सो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सो विद दिस हम लोग आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट देन प्लीज कमेंट मी डाउन। सो नाउ सी you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned to my channel, and thanks for watching my video.